हेलो दोस्तों, कुंदन इंडिया रेलवे चैनल में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा साइंस के ऊपर, जो कि आप लोग का क्लास स्टार्ट है एनसीईआरटी साइंस 10th का। तो इसमें आप लोग का जो कि एएलपी का वैकेंसी आया है, टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और अपकमिंग वैकेंसी आप लोग को एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया। तो साइंस इस सब में तो पूछता है, तो आप लोग को साइंस के लिए मजबूत करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि 50% ज़्यादातर साइंस ही इसमें रेलवे में रहता है। तो आप लोग को जाके क्लास आप लोग को देखना है। आप लोग को एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि 10th क्लास का अभी क्लास वीडियो चल रहा है। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा। चैप्टर उसमें 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो आप लोग जाके भी कंटिन्यू वीडियो देखिए और आप लोग को साइंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, मैं इतना गारंटी देता हूँ, यदि आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। तो मैं अभी बता दूँ कि आप लोग को आप लोगों को कि मैं ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ दोस्तों, जो कि 2019 वाले वैकेंसी में 2023 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है। तो 2019 वाले वैकेंसी में ग्रुप डी में सिलेक्टेड हूँ। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए और एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। मैं एनसीईआरटी ज़्यादातर साइंस में फॉलो किए थे 9th और 10th का। तो अभी 10th का सीरीज स्टार्ट है, तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ाया गया, उसमें जितना भी थ्योरी है, जितना भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल साथ में जो पॉइंट इम्पोर्टेंट सिर्फ उसी को मैं बताया है आप लोग को। और जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन रहता है, जो कि लास्ट में क्वेश्चन रहता है, अभ्यास का प्रश्न दिया रहता है, तो उसका सारा डाउट क्लियर किया हूँ। सारा क्वेश्चन आप लोग को बुक में ही बताया गया है, न्यूमेरिकल के साथ और क्वेश्चन आंसर सब साथ। आप लोग वीडियो एनसीईआरटी वाला जरूर देखिए। 10th का अभी सीरीज स्टार्ट है, तो जाकर आप लोग देखिएगा। चलते हैं वीडियो को, आप लोग को शुरू करते हैं आप। तो हेलो दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि एनसीईआरटी साइंस स्टार्ट था 10th क्लास का, जो कि चैप्टर वाइज सब चैप्टर कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो आप लोग को ये चैप्टर 3 पढ़ा रहे थे पिछला वीडियो में दोस्तों। पार्ट 1 इसको मैं पढ़ा दिया था, पार्ट 1 मार्क तक, जो कि धातु एवं अधातु का चैप्टर है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आप लोग को एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए साइंस का है, जो कि आप लोग को अभी तैयारी कर रहे हैं एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जितना भी साइंस पूछा जाता है। तो सारा चीज़ आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करता है, आप लोग को मालूम ही होगा। नहीं तो ये आप लोग हमेशा बोलते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, दूसरा भी बुक पढ़िए, बट एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ताकि एनसीईआरटी से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास अच्छा चलते हैं। आप लोग को नेक्स्ट पेज से कहाँ से स्टार्ट करना है थोड़ा देख लेते हैं। पिछला वीडियो आप लोग को कहाँ तक हो गया था, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग को एक करके समझ आए। तो एनोडीकरण हो गया था दोस्तों, जो कि आप लोग को एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड चढ़ाया जाता है एनोडीकरण से। ये जंग लगने के बचाव के लिए इसको चढ़ाया जाता है। पूछेगा एनोडीकरण में कौन सा अम्ल आप लोग को दिया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों आप लोग को। तो ये आप लोग को क्वेश्चन पूछता भी है, पिछला बार भी पूछा था, क्योंकि एनोडीकरण ज़्यादातर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा, क्रियाकलाप 3.9 से। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग को पूरा क्लास देखने को मिलेगा। जिससे नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, लिखा गया कि सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है? सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो कि मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। क्या करता है? मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है। और यह सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है। क्या है? सोडियम की अपेक्षा कम अभिक्रियाशील है, लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से हमें जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता है। क्या बोलेगा? यदि ऑक्सीजन में दहन कर रहा है तो हमें क्या नहीं पता चलेगा? जिंक, आयरन, कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता पता नहीं चलता है। कि कुछ अभिक्रियाशील को देखकर हम इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को यहाँ मिल जाएगा कि कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो उसका एक लिस्ट अभी दिया गया है इसमें दोस्तों। इस आप लोग को नीचे देखिए लिस्ट इसका मिल जाएगा, कहाँ पे लिस्ट है। यहाँ पे देखिए सबसे लिस्ट है आप लोग को, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु और घटते अभिक्रियाशील सबसे कम नीचे का है। तो इस लिस्ट मिल जाएगा, तो इससे आप लोग को रिएक्शन बनाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं फिर। है कि जल के साथ अभिक्रियाशील करके धातुओं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। क्या करता है? जल के साथ अभिक्रियाशील यदि कोई धातु करेगा, तो जल के साथ क्या करे? हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड का उत्पन्न करती है। क्या करती है? धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। और तथा धातु ऑक्साइड में जल में घुलनशील है। क्या? धातु ऑक्साइड जो है क्या है? जल में घुलनशील है। जल में घुलकर धातु
हाइड्रा ऑक्साइड, क्या है, धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्रदान करते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कोई कोई धातु है जो कि जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सी धातु जो कि जल से अभिक्रिया करेगा और कौन सी धातु जल से नहीं करेगा, तो आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा। तो सभी धातुएं जल से साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे धातु और जल मिलाएं, क्या मिलाएं, धातु और जल मिलाएं तो धातु ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो आगे क्या, तो दोस्तों आप लोग को जैसे धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, तो इम्पोर्टेंट है कि धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है, जल में घुल कर धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्रदान करता है। जब उल्टा बोलेगा तब, यदि धातु क्या बोलेगा, जब धातुएं हाइड्रोजन गैस धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, तो जो धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलनशील है, जल में घुल कर धातु हाइड्रा ऑक्साइड प्रदान करते हैं। जब धातु ऑक्साइड जल में घुल कर, फिर बोलेगा क्या प्रदान करता है, धातु हाइड्रा ऑक्साइड। यदि धातु बोल देगा जल में घुल के क्या प्रदान करता है, तो धातु ऑक्साइड प्रदान करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। यदि यही चीज़ उल्टा बोल दिया कि धातु ऑक्साइड जल में घुल के क्या प्रदान करता है, तो धातु हाइड्रा ऑक्साइड उत्पन्न करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। देखिए पोटेशियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसको जानते हैं कि कहाँ पे रखते हैं हम लोग, केरोसिन में रखते हैं किसको, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि बाहर यदि रखेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगा। तो ये ठंडे के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा उष्माक्षेपी होती है कि इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। क्या हो जाता है, प्रज्वलित हो जाती है। जैसे हम लोग को पोटेशियम लिए, देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को पोटेशियम है, के से डिनोट करते हैं पोटेशियम को। फिर जल लिए, H2O क्या लिए, जल लिए, इसको साथ अभिक्रिया कराएं, धातु और जल को अभिक्रिया, तो क्या निकला यहाँ, देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकला। अब फिर क्या निकला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, फिर प्लस में क्या निकला, उसमें ऊर्जा निकला। तो ये इस तरह क्वेश्चन आप लोग को पूछ लेगा कि जैसे कि मान यही दो देगा कि सोडियम और पोटेशियम, मान लीजिए सोडियम दिया कि सोडियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ये पूछेगा कि सोडियम रिएक्शन इसी तरह पूछता है दोस्तों कि पूछ लेगा आप लोग को, सोडियम जो कि ठंडे जल के साथ क्या है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके वो क्या बनाता है, तो पोटेशियम ले लीजिएगा और जैसे जल में अभिक्रिया कराइएगा तो तुरंत क्या आएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा, फिर क्या आएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, उसके साथ उसमें ऊर्जा निकलेगा। तो ये तीनों वर्ड आप लोग को याद रखना है। अब जैसे सोडियम को लिए तो ये कभी रिएक्शन करने के लिए दे देगा, तो आप लोग को इसको क्या करना है, 2 से गुना करना है, क्यों 2 पोटेशियम लिए, फिर 2 हाइड्रोजन लिए, फिर वहाँ पे जाके आगे भी 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकला, ठीक। तो ये संतुलन करने के लिए लिया गया है, ताकि सब जगह के बराबर आप लोग को ये होता बराबर हो। तो उसके बाद सोडियम लिए, फिर क्या लिए, सोडियम, फिर इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएं सोडियम को। जैसे धातु को क्या किए, जल के साथ अभिक्रिया कराएं, धातु वो भी धातु नहीं, ये 2 धातु इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम और सोडियम, इसको याद रखना। तो ये क्या प्रदान किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड किया, उसके बाद क्या निकाला, हाइड्रोजन निकाला, फिर क्या निकाला, उसमें ऊर्जा निकाला। तो ये 2 वर्ड आप लोग को याद रखना है। रिएक्शन करने दे दिया तो आप लोग को ये याद रखना है कि 2 से दोनों में गुना करके उधर भी 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, ठीक। हाइड्रोजन में भी 2 निकलेगा, हर जगह 2 है तो 2 ही हर जगह निकल रहा है, देखिएगा। तो इस तरह आप लोग को याद रखना है। जैसे जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, धीमी होगी क्योंकि इसको हम लोग बाहर नहीं रख सकते हैं सोडियम पोटेशियम को, इसलिए तेज़ी से अभिक्रिया करता है। लेकिन पूछेगा कि कैल्शियम, इस तरह डायरेक्ट पूछता है कि जब देखिए हम यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था जब, तो उसी समय लिखे हैं जब हम तैयारी कर रहे थे, तो इस तरह थोड़ा थोड़ा लिख दिए थे, उतना हैंड राइटिंग भी अच्छे से नहीं लिखे थे। तैयारी के समय कौन देखता है कि क्या है, उसको सिर्फ हैंड राइटिंग से मतलब ही नहीं रहता। जब तैयारी कीजिएगा आपको उसमें छोटा छोटा एकदम सेट मारिए, छोटा छोटा लिखिए, तो उस समय हैंड राइटिंग का कोई मतलब नहीं था, इसी का नाम किसी तरह भी लिख देते थे। लेकिन अभी थोड़े अच्छे लिखते हैं, ताकि जब कैल्शियम से जल अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, धीमा करेगा या क्या बोलता है, धीमा करेगा या तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, इस तरह पूछता है। और वो क्या निकालेगा, तो ये भी पूछता है। तो आप लोगों को क्या लगाना है, धीमी से अभिक्रिया करता है। लेकिन सोडियम पोटेशियम पूछ लेगा, बोलेगा तेज़ी से अभिक्रिया करेगा या धीमी से, तो ये आप लोग को रखना है कि तेज़ी से करता है, उसमें छेपी भी होती है, उसमें ऊर्जा निकालता है, ये उसमें छेपी भी होता है, ठीक। तो ये भी याद रखना आप लोग को।
तो जैसे जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रचलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। क्या बोलता बोले जो कि उत्सर्जित ऊष्मा है उसको हाइड्रोजन के प्रचलित होने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे अब सोडियम है, कैल्शियम लिए, क्या लिए कैल्शियम, सी से कैल्शियम होता है, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएं, क्या क्या है जल के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, फिर H2O यानी हाइड्रोजन निकला, तो ये क्या हुआ धीमी से अभिक्रिया किया, क्या क्या धीमी से अभिक्रिया किया। ठीक है, इसी कारण आप लोग देखते होंगे कि पढ़े भी होंगे कि ये क्या करता है धीमी से अभिक्रिया किया। तो अब उसके हम नेक्स्ट में चलते हैं। क्या उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। क्या बोलेगा है, जैसे कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुला जो है हाइड्रोजन गैस, उनके बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए मैग्नीशियम क्या करता है, कैल्शियम तैरना प्रारंभ करता है। अब उसके बाद चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करेगा, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैग्नीशियम। लेकिन कैल्शियम क्या था कि कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन मैग्नीशियम शीतल जल के साथ, पूछेगा कौन सा जल, शीतल जल के यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, और ये परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कौन, मैग्नीशियम। तो ये बट ये याद रखना, पूछ लेता है करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं। बोले किसका, हाइड्रोजन गैस का बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाता है, यह भी तैरना प्रारंभ करता है। बोले कौन, कैल्शियम भी तैरना प्रारंभ करता है, लेकिन मैग्नीशियम भी तैरना प्रारंभ करता है, लेकिन वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया धीमी से कर लेगा। लेकिन इसमें आप लोग को शीतल जल यानी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम गर्म जल के ही साथ अभिक्रिया करेगा। अब फिर नेक्स्ट आ गया, देख लीजिएगा एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक, ये तीन वर्ड कौन, तीन धातु है एल्युमिनियम आयरन जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कौन, एल्युमिनियम आयरन जिंक, ना ही शीतल जल ना ही आप लोग को गर्म जल, और न इसके दो को साथ नहीं करेगा, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करेगा। यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। पूछेगा कौन कौन से साथ एल्युमिनियम आयरन जिंक कौन कौन से अभिक्रिया नहीं करेगा, शीतल जल के साथ नहीं करेगा, गर्म जल के साथ नहीं करेगा, लेकिन भाप से कौन सा अभिक्रिया धातु करता है। तो आप लोग को क्वेश्चन अभी टेक्स्ट बुक में भी देखने को मिलता होगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि बोलो कौन सी धातु भाप से अभिक्रिया करती है। तो भाप से आप लोग को एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, तीन वर्ड याद रखिएगा, तीन धातु। अब रिएक्शन रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को जल से अभिक्रिया कराया, ठीक है, जल से, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया किया। ठीक है, ये मत सोचिएगा जल के साथ। देखिए यहाँ गैस है ना, जी लगाया यानी गैस, गैस क्या भाप हो गया। तो ये क्या बना गया एल्युमिनियम तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यदि आप लोग को आयरन को फिर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया, आयरन को जब जल से अभिक्रिया करवाइएगा तो कॉमन है कि फिर भाई निकलेगा आयरन ऑक्साइड निकलेगा। तो कोई भी धातु है जल से अभिक्रिया करेगा तो आयरन ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड निकलेगा, और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो ये याद रखना है कि पूछेगा कोई भी धातु जल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग को मारना है कि हाइड्रोजन गैस निकालता है। जैसे नीचे देखिए इंपॉर्टेंट दिया गया कि लेड, कॉपर, सिल्वर तथा गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। ये सब याद रखना है, जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये सब धातुएं जो जल से साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह भी पूछ देगा आप लोगों की आयरन को भाप से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं आप लोग को, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। जैसे धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को याद रखना है कि जैसे कि धातुएं अम्ल के साथ, ये 1000 बार क्वेश्चन पूछेगा ये आप लोग को, यदि ये कन्फर्म में याद हो गया होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में ये रिएक्शन पूछेगा, ये नॉर्मल है, पूछना ही पूछना है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। ये यदि आपको याद नहीं रहता है तो मैं आप लोग को देखिए भाई याद करवा देता हूँ कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। यदि आप लोग को नहीं रहता, देखिए सोडियम क्या है, धातु है, याद रखिएगा, सोडियम धातु है। अम्ल क्या है, HCl को हम लोग बोलते हैं
HCl को अम्ल बोलते हैं। इस तरह यदि आप लोग को यदि याद नहीं रहता कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या बनाता है, तो देखिए ये दोनों को रिएक्शन करवाइएगा, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम NaCl बनेगा, क्योंकि Na+- पे है तो प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। सिंपल याद रखिए, यदि आप लोग ये इसको संतुलन कीजिएगा तो फिर इसको संतुलन करने में आप लोग को संतुलन करना पड़ेगा, लेकिन सिंपल यदि याद रखना है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए NaCl को क्या बोलते हैं हम लोग, नमक बोलते हैं, यानी लवण हो गया, ये लवण हो गया। एच से हम लोग क्या रखना है, हाइड्रोजन याद रखना है। ये संतुलन नहीं है, लेकिन आप लोग को याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या बनेगा, धातु हो गया, धातु क्या हो गया, सोडियम, अम्ल क्या हो गया, HCl अम्ल हो गया, लवण क्या हो गया, ये NaCl क्या हो गया, लवण हो गया, एन एच क्या आ गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये याद रखिए, रिएक्शन से आप लोग को ये याद हो जाएगा कि सोडियम अम्ल से साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये याद करने के लिए मैं थोड़ा बताया, संतुलन वो नहीं है। तो क्या है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। धातु जैसे तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया लवण बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा आप लोग को। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, आप लोगों को क्या है, जैसे यहाँ लिखा गया कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। समीकरण लिखने के लिए बोल रहा है। जैसे जैसे धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। रिएक्शन आप लोग को पूछता है तो आप लोग को ये सब चीज़ पॉइंट करके याद रखना है कि धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। इंपॉर्टेंट है एकदम, क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। तो धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, ये याद रखना है। क्योंकि H1O3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है, H1O3 जो कि है, ये जो कि H1O3 है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। क्या बोलता है, जल में परिवर्तित कर देता है, एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O, NO, NO2 में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज तनु H1O3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। लेकिन मैग्नीशियम मैग्नीज दोनों MM से, मैग्नीशियम मैग्नीज दोनों क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। बट वो जो कि धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करेगा, वो हाइड्रोजन गैस नहीं करेगा क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। फिर चलते हैं, उसके बाद बोला गया है कि ये याद रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड के नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है और ये मैग्नीशियम जो है कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। धातु जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करता। ये पूछता ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं लिखा है MI 100%, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100%। तो उसके बाद चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे यहाँ बोला गया है कि जैसे देख मैग्नीशियम के एक के साथ अधिक थी, मैग्नीशियम जो थी, मैग्नीशियम के साथ बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक थी। इस स्थिति में अभिक्रिया से सबसे अधिक ऊष्माक्षेपी थी। अभिक्रियाशीलता में इस क्रम में घटती है, मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा, एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही ताप बनते हैं। ये भी याद रखना है, कॉपर में कुछ नहीं बनता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे पता चलता है कि कॉपर HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ये याद रखिए, 1000 बार पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा कौन सी धातु है, दे देगा। यदि रिएक्शन देगा, कॉपर दे देगा, कॉपर Cu मान लीजिए दे दिया, प्लस अम्ल दे देगा, ठीक है। पूछेगा अभिक्रिया करेगा नहीं करेगा, ये बनेगा, बोल देगा कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर क्लोराइड बनेगा, इस तरह दे देगा। 2 ऑप्शन देगा, अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया करता है। तो आप लोग को ये याद नहीं रहेगा तो बोलिएगा कि कॉपर तो जरूर धातु है, धातु HCl से अभिक्रिया जरूर करेगा, लेकिन इस तरह वहाँ पे गलती हो जाता है, बराबर हाँ गलती होता है। तो कॉपर HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग को। यार आप लोग को एग्जाम में देखिए टेक्स्ट बुक भी देता होगा बराबर इसको। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, एक्वारेजिया। क्या है एक्वारेजिया, रॉयल जल का लैटिन शब्द है। क्या है, रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। एक्वारेजिया क्या होता है, ये 3:1 अनुपात में शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं शांत नाइट्रिक अम्ल, क्या है, शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शांत नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। क्या होता है, ताज़ा मिश्रण होता है। ये गोल्ड को गला सकता है, बोले गोल्ड को कौन गला सकता है, तो कौन, एक्वारेजिया गला सकता है, ठीक है, गोल्ड को गला सकता है। जबकि दोनों में किसी अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती। बोलेगा कि दोनों में से किसी एक में क्षमता है, लेकिन नहीं है, दोनों में से एक में किसी में नहीं है, ये साथ में रहेगा तभी ये सोने को गला सकता है।
एक्वारेज या भवगता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक भी है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इसमें गोल्ड और प्लेटिनम बोलेगा कौन कौन सी धातु, तो गोल्ड को भी, सोना को भी, और ये प्लेटिनम। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, देख लीजिए HCl का आप लोग को ये हो जाएगा HCl HNO3, इसका दोनों होता है एक्वारेजिया का फार्मूला। तो ये HNO3 जो है ये साइड आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा 3, और HCl में जो एक है वो आएगा ये साइड। तो आप लोग को ये इस तरह याद रखना है कि HCl हो जाएगा, और क्या नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला आता है HNO3। तो ये 3 ये साइड आ जाएगा, ये इस साइड, तो 3:1 हो जाएगा। तो ये आप लोग को अनुपात याद रखना ताकि आप लोग को कन्फ्यूज ना हो। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये रिएक्शन थोड़ा बना दिए हैं। फिर आप लोग को चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा गया है। कि नेक्स्ट में देखिए लिखा गया कि अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन या गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। पिछले खंड में हमने देखा कि सभी धातुएं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। पिछले कल देखे ही थे कि समान नहीं होती है, किसी का ज़्यादा किसी का अधिक। हमने ऑक्सीजन, जल तथा एवं अम्ल के साथ विभिन्न धातुओं के अभिक्रियाशील की जाँच की, लेकिन सभी धातुएं इन अभिकर्मों के साथ अभिक्रियाशील नहीं करती है। इसलिए हम सभी धातुओं के नमूने को अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में नहीं रख सकें। अपने अध्याय 1 में जो विस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया वह धातुओं की अभिक्रियाशीलता का उत्तम प्रमाण प्रस्तुत करता है। उसे समझना बहुत ही आसान है। उसे समझना क्या है, उसे समझना ही बहुत ही आसान एवं सरल है। अगर धातुएं ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, धातु ए और धातु बी उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, तो धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील कौन होगा, ए होगा। ये याद रखना है आप लोग को। जैसे पूछ लेगा धातु ए और धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, तो धातु बी की अपेक्षा ए जो अधिक अभिक्रियाशील होगा, ये याद रखना है। जैसे हो गया धातु ए हो गया, बी क्या हो गया, लवण का विलयन, ए लवण का विलयन बन गया यहाँ पे, धातु यहाँ निकल गया, तो ये क्या हो गया, ए ज़्यादा अभिक्रियाशील हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे सक्रियता श्रेणी सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोग के बाद क्रियाशील इतना में निम्न श्रेणी 3.2 के विकसित किया गया है। इसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि कौन धातु की अभिक्रियाशील अधिक है, कौन सा घटता हुआ है, कौन सा सबसे कम है। तो ये याद रखना आप लोग को। कैसे याद रखना है आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद एकदम अच्छे से याद रखना। जैसे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम होगा। पूछता है क्वेश्चन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, तो वो पोटेशियम। उसके बाद क्या, सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, फिर लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर, तांबा, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे कम अभिक्रियाशील पूछता है तो गोल्ड रहता है। लेकिन आप लोग देखे होंगे बहुत जगह कंफ्यूज होते होंगे कि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु गोल्ड आंसर रहता है, कहीं कहीं रहेगा क्या, सिल्वर रहेगा। क्यों रहता है ऐसा, आप लोग को ये समझें कभी, तो मैं समझा देता हूँ आप लोग को। देखिए क्यों ऐसा रहता है आप लोग को मैं बताता हूँ। देखिए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है, गोल्ड है। लेकिन जब गोल्ड ऑप्शन में नहीं रहा तो फिर कौन होगा, जब सिल्वर रहा तो सिल्वर ही होगा ना, जब गोल्ड ऑप्शन में नहीं रहा। तो इसी कारण दोनों धातु रहता है। इसे आप लोग को कन्फ्यूज होते होंगे बहुत बार कि एग्जाम में कभी गोल्ड आंसर देता है, कभी सिल्वर देता है। ऐसा क्यों देता है, तो आप लोग को इसी कारण देता है। गोल्ड यदि ऑप्शन में तो गोल्ड ही होगा, लेकिन यदि गोल्ड नहीं है तो क्या होगा, सिल्वर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को कन्फ्यूज दूर करना है, और ये कन्फ्यूजन दूर करना है आप लोग को। और ये आप लोग को इस तरह याद रखना है कि कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होने का। फिर सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो गया पोटेशियम। यदि पोटेशियम नहीं रहा तो कहीं सोडियम देता है आंसर। यदि ऑप्शन में 4 ऑप्शन में पोटेशियम नहीं रहा तो सोडियम देता है। तो इसी कारण आप लोग यहाँ भी कन्फ्यूज होते होंगे। तो इसको ये याद कर लीजिएगा। जैसे मैं याद किया था, पैसा के मेले, पैसा मतलब पैसा के मेले हैं, पैसा का क्या है, मेले। पैसा पौस हो गया पोटेशियम, सात से सोडियम, के से कैल्शियम, मो से मैग्नीशियम, ए से हो गया, एल से एल्युमिनियम हो गया, फिर जिंक आयरन हो गया। इस तरह करके कोई ट्रिक भी लगा के याद कर लीजिएगा। मैं थोड़ा ट्रिक लगा के याद किए थे तो थोड़ा ये लिखे, और क्या क्या था याद नहीं अभी, तो आप लोग भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। जैसे अभी ऊपर में हम लोग क्या पढ़े थे, जैसे दोनों ठंडा पानी से विक्रिया करता है। यहाँ हम देखिए लिख दिए पोटेशियम और सोडियम ऊपर रिएक्शन पढ़े थे, दोनों ठंडा पानी से विक्रिया करता है।
कैल्शियम देखिए यहाँ लिख दिए थोड़ा सा पेंसिल से, जल से धीमी से अभिक्रिया करेगा, इस तरह ये लिख दिए। मैग्नीशियम के बारे में लिख दिए, ये ठंडा से नहीं करेगा, गर्म से करेगा। तो ये आप लोग कहीं भी कुछ बना के आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हम सारा बुक में नोट्स बना दिए थे ताकि रिवीजन जल्द से जल्द हो, कोई दूसरा बुक नहीं देखना पड़े। एक बार बुक निकालें तो यहीं से डायरेक्ट रिवीजन हो जाए। तो इस तरह आप लोग भी पढ़ सकते हैं स्मार्ट तरीके से। कुछ स्मार्ट अपने से कुछ लगा के पढ़ना पड़ता है, ताकि वो कुछ हट के पढ़िएगा तो ज़्यादा सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। सिलेक्शन आप लोग का हाथ में रहेगा। कुछ अपने से पढ़िए हट के। सब लड़का जो कर रहा है वही नहीं करना, ठीक। सब लड़का सब क्लास में फंसे हैं, सब कोर्स लेके फंसे हैं। तो आप लोगों को कोर्स एक बार लेना है, उसके बाद कोर्स नहीं लेना है। एनसीईआरटी बुक लीजिए, उसके बाद आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए साइंस में। तो इस तरह पर लिखिए, देखिए मैं लिख दिया कि ठंडा गर्म से नहीं करेगा, सिर्फ भाप से करेगा। कौन? एल्युमिनियम, जिंक और लोहा। उसके बाद ये किसी से पानी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। ये पानी दो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। कौन कौन? ये सब लिख दिया नहीं करता है। तो इस तरह लिख के आप लोग याद कर सकते। तो ये आप लोग को याद रखना है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन में भी देता है 4 ऑप्शन की, कौन सा सबसे कम है, कौन सा सबसे अधिक है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये वही लिखा गया है कि कौन सा अभिक्रियाशील धातु है, कौन सा नहीं। जैसे कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, फिर विस्थापन, फिर बी में हो गया आयरन सल्फेट हो गया, कोई अभिक्रिया नहीं करेगा। कॉपर सल्फेट विस्थापन हो गया, जिंक सल्फेट में। तो इस तरह कर करके आप लोग को थोड़ा समझाया गया है, यहाँ क्वेश्चन आंसर भी दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। जैसे हमने जाना कि संयोजकता कोषपूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों, जैसे इंपॉर्टेंट जो है मैं वो लाइन नहीं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा पढ़ाएंगे आप लोग को। जैसे संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है, क्योंकि उसका क्या होता है, संयोजकता कोष पूर्ण होता है। आप लोग 8 लास्ट में होगा तो पूर्ण नहीं हो जाएगा। किसका बात कर रहा है? तो उत्कृष्ट गेस्ट। उत्कृष्ट गेस्ट कौन सा है हम लोग का? ग्रुप 18 वाला, ठीक। रासायनिक विक्रिया बहुत कम है, इसलिए तत्वों के विक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं तत्वों को। देखिए जैसे ध्यान दीजिए कि हम 3.3 हम देखे थे कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कोष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि 2 8 1 क्या होता है? बाह्यतम कोष में 1 होता है। यदि हमने M कोष में 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तब L कोष में इनका बाह्यतम कोष बन जाता है, जिसमें अस्थायी अष्टक उपस्थित है। इस परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है, तथा सोडियम धनायन Na+ प्रदान करती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। 2 8 और 1 को क्या करता है? दान करता है। इसी कारण ये क्या है? प्लस होता है, सोडियम प्लस होता है। जैसे क्लोरीन के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? 2 8 7 क्या होगा? 17 का 2 8 7 होगा। तो क्लोरीन का बाह्यतम कोष में क्या होगा? 2 8 7। तो क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यदि सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा किया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर क्लोरीन परमाणु का ऋण आवेश प्राप्त कर लेता है। वो क्या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस में आएगा ही, क्योंकि वो पैसा लिया है, उधार लिया है। क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, तो इसके Kl एवं M देखिए 2 8 7 K ये हो गया, L ये हो गया, ये M हो गया। तो Kl एवं M कोषों में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्लोराइड रियायन Cl- प्राप्त होता है, इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच निम्न प्रकार से प्रदान करने का संबंधित स्थापित करता है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि Klmn वाला आप लोग को ये पूछता भी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को याद रखना है, बहुत लड़के को याद रहता है, वो ये बड़ा जो रहता है उनको याद नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? कोष में इलेक्ट्रॉनिक से कैसे सर्च करते हैं, दर्शाते हैं? तो KLMNO इस तरह करके दर्शाते रहते हैं हम लोग। तो देखिए उत्कृष्ट गैस के लिए हीलियम के लिए क्या ना होता? परमाणु संख्या 2 होगा, तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 होगा। नियोन का कितना होता है? 10 होता है, तो 2 8 ये हो जाएगा। आर्गन का कितना होता है? 18, तो 2 8 8 8 हो जाएगा। सोडियम का कितना होता है? 11, तो 2 8 1 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 12 2 8 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम का 2 8 3 हो जाएगा। पोटेशियम का 2 8 8 1 हो जाएगा। फिर 2 18 नहीं लिख सकते हैं, ये मत कीजिएगा, 18 नहीं लिखता है, क्योंकि देख लो कि वहाँ पे तत्व के अनुसार लिखते हैं 2 8 8 इस तरह कर करके लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को चलते हैं नेक्स्ट में क्या था? पोटेशियम का 2 8 8 1 हो गया। कैल्शियम का 2 8 8 2 हो गया, क्योंकि 20 होता है तो 2
8 10 10 10 8 18 18 2 20। नाइट्रोजन का 2 5 हो गया 7। ऑक्सीजन का क्या हो गया 2 6 8। फ्लोरीन का क्या होगा 9 का 2 7 हो जाएगा। फास्फोरस का 15 2 8 5 हो जाएगा। सल्फर का क्या हो जाएगा 2 8 6 हो जाएगा। क्लोरीन का 2 8 7 हो जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग को याद रखना है। ये धातुएं हो गया, ये अधातु हो गया, ये धातु हो गया, ये उत्कृष्ट गैस हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा गया है कि जैसे विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड आयरन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। ध्यान देने की योग्य बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है। क्या होता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है अणु के रूप में नहीं पाया जाता है। वही चीज़ यहाँ समझाया गया कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। जैसे अब एक और आयनिक यौगिक मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण को चित्र 3.6 में देखेंगे कि दर्शाया गया है कि जैसे मैग्नीशियम के लिए भी क्लोराइड के बारे में बताया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे आप लोग को रिएक्शन में ये विन्यास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ क्या होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का जैसे धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को यानिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा लोग को सारा स्टूडेंट को क्वेश्चन ये कन्फ्यूजन वाला रहता है थोड़ा। तो आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। थोड़ा बोरिंग तो लगेगा एनसीईआरटी, बट आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने मिलेगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। यदि नौकरी लेना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा अलग दोस्तों। ये बात भी सही है कि नहीं बताइए आप लोग। तो थोड़ा बोरिंग नहीं फील करना है। बोरिंग से यदि बोरा से निकलना है तो बोरिंग नहीं फील करना है, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। यदि बोरा में जाना है तो फिर पढ़िए, दूसरा बुक है, दूसरा कोर्स है, बहुत सारे टीचर हैं, पढ़ते रहिए। बोरा से यदि निकलना है तो फिर ये पढ़िए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण, क्या बोलेगा, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को यानिक यौगिक कहते हैं। जैसे धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण किया था तो आयनिक यौगिक। विद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। क्या आप मैग्नीशियम क्लोराइड में उपस्थित धनायन और ऋणायन का नाम बता सकते हैं, जो कि इसका दूसरा नाम विद्युत संयोजक है, ये आप देख ही लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यानिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में बताया गया है। क्या है यानिक यौगिक, तो यहाँ पे लिखा है कौन यानिक यौगिक नहीं है। जैसे देखिए कोई कुछ आयनिक यौगिक का गलनांक का क्वथनांक था, ये पूछा गया था 2000 आप लोग को 18 में भी पूछा गया था। 2022 जो कि 2019 वाले वैकेंसी था, 21-22 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यानिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक। जैसे NaCl का पूछ लेगा गलनांक कितना है 1074, क्वथनांक कितना है तो ये है आप क्या है LiCl का पूछ लेगा तो 887 1600 इसका क्या है क्वथनांक है। फिर CaCl2 का पूछ लेगा कितना है 1045 1900 इसका क्वथनांक है। इसका फिर CaO को पूछ लेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कितना 2850 ये 3120 सबसे ज़्यादा किस में होता है तो पूछ लेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। फिर MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का पूछ लेगा तो 981 और 1685 पूछ लेगा। तो आप लोग को ये इस तरह याद रखना कि गलनांक ये होता है क्वथनांक ये होता है, पूछ लेता है कभी कभी। और यदि आप लोग क्वेश्चन नहीं गलत करना है तो फिर याद करना पड़ेगा। जैसे धातु और धातु के बीच बॉन्ड, आयनिक यौगिक के निम्न समान गुणधर्मों पर आपने ध्यान दिया होगा। तो यानिक यौगिक आप लोग पूछता है, देखिएगा हम लोग का एग्जाम में पूछा गया था, ये आप लोग को ये टेक्स्ट बुक में भी पूछता होगा ये क्वेश्चन साइंस में आप लोग को, नहीं तो हर कोई भी सेट मारते होंगे तो ये आयनिक यौगिक से यहाँ पूछता ही है। तो चलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। जैसे नंबर 1 में आयनिक यौगिक के बारे में बताइए। भौतिक प्रकृति धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। आयनिक बोल कैसे होते हैं, ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़े में टूट जाते हैं। थोड़ा भंगुर होता है, दाब यदि डालने पर ये टूट जाता है। ये सबसे ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन 2 नंबर का। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है। यानिक यौगिक का ये आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक बहुत ही अधिक हो, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। आप पीछे 3 नंबर पूछा गया कि घुलनशीलता, विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। क्या होता है, ये अविलेय होते हैं। किस में, जल में घुलनशील होता है। ये याद रखना आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा कि विद्युत संयोजक और ये आयनिक संयोजक। तो मान लीजिए विद्युत संयोजक यौगिक
ये क्या होगा, विद्युत है, करंट लगेगा तो ये जल में घुलनशील होगा ही, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में ये अविलेय होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। जैसे ध्रुवीय, जो ध्रुवीय होगा ध्रुवीय में घुलेगा, लेकिन अध्रुवीय जो होगा अध्रुवीय में नहीं घुलेगा। ठीक है, नहीं, ध्रुवीय होगा जो ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय जो होगा अध्रुवीय में घुलेगा। ठीक, तो पानी क्या होता है, ध्रुवीय होता है, इसी कारण ये क्या होगा, घुलनशील होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं कि ये विद्युत चालकता। विद्युत चालकता के किसी विलयन से विद्युत चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता, विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। क्या करते हैं, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है कि कार्बन यौगिक, जो भी कार्बनिक यौगिक है वो अघुलनशील होता है, और कार्बनिक यौगिक क्या होता है, घुलनशील होता है। जैसे जल में घुलनशील है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, नमक में होता है, घुलेगा तो नहीं, लेकिन नमक में घुलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं आप लोग को। धातुओं की प्राप्ति क्या है, धातुओं की प्राप्ति पृथ्वी पर भूपट्टी धातुओं के मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। समुद्री जल में सोडियम रहेगा, ये नमक रहेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड भी कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। तो पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के यौगिक को खनिज कहते हैं। क्या बोले, पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व या यौगिक है उनको क्या बोलेंगे, खनिज बोलते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है, जिससे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, उनको जो लाभकारी होता है उनको अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्या हो, धातुओं का निष्कर्षण। क्या बोला, धातु का निष्कर्षण हम लोग कैसे करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है दोस्तों, पढ़ने में और पढ़ाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है। ठीक, जैसे कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि कुछ धातुएं जो है भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं जो कि अपने यौगिक के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, और स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले उदाहरण के लिए जैसे गोल्ड, जो अभिक्रियाशील ही नहीं करेगा, पीछे बताए थे ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, तांबा, ये स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र यानी किसी से लेना देना ही नहीं, अपना स्वतंत्र है, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, तो यही बोलता है स्वतंत्र है। ठीक, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते, जैसे कॉपर एवं सिल्वर एवं अपने सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता से सबसे ऊपर की धातुएं क्या है, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक, मैग्नीशियम एवं एल्युमिनियम ये अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब विद्युत अपघटन ये सब करते हैं। कौन सी धातु, ये सब सारा विद्युत अपघटन करते हैं। ठीक है, और ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक, ये याद रखना है। फिर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाया जाए। स्वतंत्र में कैसे पाया जाएगा, जब यह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कोई भी चीज़ आएगा तुरंत अभिक्रियाशील कर लेगा, तो स्वतंत्र में रहने नहीं देगा इसको। सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातु हैं, सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं क्या हो गया, देखिए जिंक हो गया, लोहा हो गया यानी फ्रेट हो गया, फिर क्या हो गया, पीबी हो गया, फिर कॉपर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीन, जैसे जिंक, लोहा और ये कॉपर, और ये आप लोग को पीबी यानी शीशा। तो ये क्या है, अभिक्रियाशील मध्यम होती है। भूपट्टी, पृथ्वी के भूपट्टी में यह मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। पूछे कौन सी धातुएं ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, तो ये आप लोग को चार धातुएं कौन है, ये चार धातुएं हैं। ऊपर में 5 है, नीचे बीच में 4 है, और ऊपर नीचे में 2 है। ठीक, तो ये क्या हो गया कि ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। आप देखे होंगे कि कई धातुओं के अयस्क ऑक्साइड होते हैं। ऑक्सीजन की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता एवं पृथ्वी पर इसके प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कारण ऐसे होता है। ठीक, आप पूछेगा प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित, प्राकृतिक अवस्था में जैसे
अक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को निम्न 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। निम्न 1 नंबर में निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील और तीसरा जो है उच्च अभिक्रियाशील। तो क्या हो गया, ये निम्न हो गया, मध्यम, ये उच्च हो गया। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट में क्या लिखा गया देखते हैं हम लोगों को। यहाँ देखिए समझाया गया है कि उसी तरह समझाया गया है। क्या है ये, अयस्क है। क्या है ये, अयस्क है। अयस्क के सांद्रण से क्या बना, 3 अभिक्रिया, उच्च अभिक्रियाशील है, मध्यम है, निम्न है। तो उच्च में क्या बनता है, उच्च में गलित धातु का विद्युत अपघटन होता है जो कि शुद्ध धातु बनता है। मध्यम में क्या बोला था, 3 को बनेगा, कार्बोनेट से सल्फाइड बनेगा। तो इस कार्बोनेट अयस्क से निस्तापन है, सल्फाइड अयस्क से वर्जन बनेगा। इसी को धातु ऑक्साइड के रूप में बनाया गया। अब फिर इसमें बोला गया निम्न अभिक्रियाशील में जो सल्फाइड अयस्क बनेगा, वर्जन बनेगा, धातु बनेगा, ये परिष्करण बनेगा। अब धातु ऑक्साइड में क्या बने, धातु अपचयन और धातु का शोधन बनता है। तो यही समझाया गया है थोड़ा, अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे कैसे होता है। तो जैसे अयस्कों का अस्मृद्धीकरण, क्या है, अयस्कों का अस्मृद्धीकरण। चलिए, पृथ्वी से क्या बोला गया है, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पूछता है। जो अशुद्धियाँ होगी क्या करेगा, गैंग कर लेगा। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए गैंग करना पड़ेगा। अयस्कों से गैंग हटाने के लिए जिन प्रक्रिया का उपयोग होते हैं अयस्क एवं गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होते हैं। इस प्रतिकरण के विभिन्न तकनीकें अपनाई जाती है। जैसे दोस्तों सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। क्या, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं। तो आप लोग देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट पूरा बना गया है दोस्तों। पूरा आप लोग को 17-18 वीडियो बन गया। आप लोग को 10th एनसीईआरटी पे, फिर 9th शुरू करेंगे। तो आप पूरा देखा कीजिए कि हम बहुत सारे स्टूडेंट के देखते हैं सिर्फ वीडियो बोलते हैं बनाने के, लेकिन पूरा देखते नहीं हैं। तो पूरा देखा कीजिए वीडियो, ताकि हमको भी बनाने में अच्छे लगे दोस्तों, आप लोग को भी समझ आए। और एनसीईआरटी पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। इस तरह नोट्स आप लोग को कोई नहीं देता। वो नोट्स हम जिस तरह ओरिजिनल नोट्स हम लोग पढ़े थे आप उस तरह देते हैं। थोड़ा बहुत कहीं यदि हम ये हाईलाइट नहीं किए हैं उस समय, तो हाईलाइट कर लीजिएगा। आप लोग यदि न्यू बुक लिए होंगे तो उसमें हाईलाइट करके आप लोग को याद रखना है। कुछ ही लाइन हम हाईलाइट नहीं किए हैं, तो उस समय थोड़ा जल्दी में पढ़े थे ना, क्योंकि पहले से तो मैं भी एनसीईआरटी नहीं फॉलो किया था। इसी कारण आप लोग को मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पहले मैं भी एनसीईआरटी नहीं फॉलो किया था। तो 1 महीना पहले ही जब एनसीईआरटी पता चला कि सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछ रहा है, तो मैं ज़्यादा फॉलो करने लगा था। तो इस तरह भी आप लोग को ये मैं बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी पहले से फॉलो कीजिए, ताकि लाइन आप लोग को याद हो जाए। मात्रम दो ही बुक है, तो आप लोग को इसको इग्नोर मत कीजिए यदि सिलेक्शन लेना है तो। मैं हर बार बोलता हूँ, जैसे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफ़ी अनभिक्रिय होती है। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनेबार, क्या ये सिनेबार का पूछ लेता है, HGS। मरकरी यानी पारद एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पे ये सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड क्या बनेगा, मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। और अधिक गर्म करने पर ये मरकुरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो। यदि अधिक करेगा तो क्या बनेगा, ये पारद में यानी मरकरी में अपचयित हो जाता है। जैसे क्या लिखा गया है, 2HGS प्लस, ये क्या ऑक्साइड को ऑक्सीजन दिया यहाँ पे, फिर तापन किया तो क्या बन गया, ये मरकरी ऑक्साइड बन गया। देखिए HGO मरकरी ऑक्साइड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, 2SO2 निकल गया। 2SO2 क्या निकल गया, 2SO2 गैस के रूप में निकला। क्या निकला, गैस के रूप में। फिर क्या किया गया, देखिए इसी को फिर ऑक्साइड को फिर हम रिएक्शन करवाएं। क्या करवाएं रिएक्शन, ऑक्साइड को ही रिएक्शन करवाएं HGO से, तापन, फिर इसको गर्म किया तो क्या बनेगा, Hg बन गया, जो कि ये लिक्विड के रूप में। और फिर क्या निकलेगा, ऑक्सीजन O2 निकल गया गैस के रूप में। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा गया है। इस प्रकार के प्राकृतिक रूप से क्या गया, Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे कॉपर यानी कॉपर को सल्फाइड यानी कॉपर सल्फाइड को केवल वायु में गर्म करके इसके अयस्क से अलग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जैसे
आप लोग यहाँ पे रिएक्शन देख लेंगे। इसको क्या किया गया, तापन गर्म करने पर क्या निकला है, फिर ये साइड आप लोग को ये कॉपर ऑक्साइड निकल गया, फिर क्या निकला, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। फिर उस तरह में आप यदि इसको क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया है कॉपर सल्फाइड के साथ, तो इस साइड फिर कॉपर निकल गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। तो यही बोला गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं आप लोग को सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जैसे सक्रियता श्रेणी के जो मध्य में है जो स्थित धातु, जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशील मध्यम होती है। आप लोग देखे होंगे वहाँ पे आप लोग को जो क्या था चार्ट था वो अभिक्रियाशीलता का। जैसे अभिक्रियाशील मध्यम में होती है, प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। फिर चलते हैं, ये याद रखना, भर्जन निस्तापन पूछता। जैसे कार्बोनेट अयस्क को समेत वायु से अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, जो कि वायु की अनुपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में होता है। दो को क्या होता है, वायु की उपस्थिति में और वायु की, ये वायु की उपस्थिति में कौन होता है, भर्जन होता है। वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन, अणु नो आगे अणु, नो से निस्तापन, इस तरह याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए भर्जन का ये उदाहरण हो गया, ये निस्तापन का उदाहरण हो गया, जो कि यहाँ पे वायु के क्या किया है, वायु को अनुपस्थित किया है, वहाँ पे वायु को उपस्थित किया है। तो ये याद कर लीजिएगा आप। चलते हैं, थोड़ा जल्दी पढ़ाते हैं दोस्तों, बहुत टाइम हो रहा है। उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जब जिंक ऑक्साइड, क्या जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। क्या, जैसे जिंक ऑक्साइड है, अब ये कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा था, जिंक क्या, जिंक हो गया, ऑक्साइड क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये वही बोला गया है, जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। पहले देखिए जिंक ऑक्साइड था, ये अब जिंक क्या हो गया, धातु में अपचयित हो गया, ये क्या हो गया, CO निकल गया। फिर आप लोग देखे होंगे नीचे क्या लिखा गया है, तो देखिए अब देखेंगे ऑक्साइड जहाँ पे लिखा प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले से अपरिचित होते हैं कि धातुओं को उनके यौगिक से प्राप्त करना भी अपचयन प्रक्रम। कार्बन, जैसे कार्बन हो गया, कोयले का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, करेगा ही, क्योंकि ये अधिक है। उदाहरण के जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो क्या बनेगा, जैसे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम से बनाया, तो यहाँ क्या मैग्नीज को धातु के रूप में रख दिया, ये क्या किया, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड बना दिया। तो यही करता, प्लस ऊष्मा निकाल दिया। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा गया कि आप इन पदार्थों को पहचान कर सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। जैसे रेल पटरियों को संदेशित करने या जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग होता है, थर्मिट का करने के लिए थर्मिट प्रक्रम का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप लोग को वीडियो में आप लोग को लगा दूंगा, यदि मेरे पास होगा तो इस तरह का वीडियो, क्यों मैं एक बार ये वीडियो बनाया था कि किस तरह वेल्डिंग होता है, तो आप लोग को यहाँ पे लगा दूंगा, यदि होगा तो देख लीजिएगा वेल्डिंग रेलवे में किस तरह था। ये देखिए डायरेक्ट रेलवे के बारे में बोला गया ना, इसमें रेलवे में डायरेक्ट होता है क्वेश्चन। पार्ट 3 वीडियो चला जाएगा क्या, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। देखिए फिर नेक्स्ट में क्या बोला गया, जैसे यह विस्थापन अभिक्रियाशील, क्या बोला, यह विस्थापन अभिक्रियाशील अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतना अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड Fe2O3, क्या बोला गया, आयरन ऑक्साइड Fe2O के लिए एल्युमिनियम की अभिक्रियाशील का उपयोग रेल की पटरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेगा, ये क्या है, आयरन ऑक्साइड, ये जो कि आयरन ऑक्साइड है उनके साथ अभी एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी में मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या करता है, बोल देगा कि रेल को जो वेल्डिंग होता है पटरियों में, उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा। जब आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 हम वहाँ पर देते हैं, साथ अभिक्रिया एल्युमिनियम के अभिक्रियाशील का उपयोग रेल की पटरी
एवं मशीनों पुर्जों की जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया करते हैं। बोलेगा वेल्डिंग जो होता है रेलवे में, हम दिखा देंगे आप लोगों को वीडियो। जो वेल्डिंग होता है रेलवे में वो कौन सा अभिक्रिया होता है? थर्मिट अभिक्रिया होता है। क्या होता है? थर्मिट अभिक्रिया के साथ इसको जोड़ा सा जाता है। जैसे Fe2O3 को साथ एल्युमिनियम को मिलाया तो क्या बन गया? फिरेट बन गया लोहा। और इधर क्या बन गया? एल्युमिनियम Al2O3 निकला। प्लस में क्या निकलता है? उष्मा निकलता ही निकलता है। तो इससे क्या होगा? वेल्डिंग को जुट जाएगा और ट्रेन उसी पे चलता है, वेल्डिंग पे टूटता ही नहीं, बहुत मजबूत वेल्डिंग होता है ये। फिर क्या लिखा? सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बताएं। जैसे अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं आती हैं तो अभिक्रियाशीलता होती है। इन्हें कार्बन के साथ ग्रहण कर इनके यौगिक से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धातुएं निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड यानी धन, क्या होला है? एनोड यानी धन क्या किया जाता है? इस सब धातुओं के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। आप लोग को दिखाए भी थे। तो क्या जाता है? कैथोड को ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन पर धातुओं को निक्षेपित हो जाती है। कैथोड क्या होता है? ऋण होता है। एनोड क्या होता है? धन आवेशित इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन मुक्त होती है। जैसे कैथोड पर क्या आ गया? आप लोग को Na+E- किया तो क्या हो गया? कैथोड ऋण होता है। एनोड पर क्या होता है? धन आवेशित होता है। तो आप लोग चलते हैं नेक्स्ट में। क्या बोलोगे? इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन अपचयन से एल्युमिनियम प्राप्त होती है। बोलेगा एल्युमिनियम किससे होता है? विद्युत अपघटन से। तो आप लोग को पीछे भी बता दिए थे वो आप लोग को चार्ट में। जैसे विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टिन। क्या है? कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसे अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रकार में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड पर पूछ लेगा कि एनोड पे अशुद्ध धातु, अशुद्ध पे कैथोड पर बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघटक के रूप में होता है। चित्र 3.12 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित किया जाता है। विद्युत अपघटक से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थिर अशुद्ध धातु विद्युत अपघटक में घुले जाती है। इतनी मात्रा में शुद्ध धातु अपघटक से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में चला जाती है तथा अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाता है। एनोड पंख कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग को ये थोड़ा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। क्या लिखा गया है? क्वेश्चन आंसर है आप लोग को। अब फिर चलते हैं संचारण के बारे में। संचारण के बारे में क्या लिखा गया है? विद्युत वायु में सिल्वर काली हो जाती है, किससे बना होता है? तो ये क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे आज। जैसे खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती। क्या होता है? काली हो जाते हैं। सिल्वर की वायु में उपस्थित सल्फर के साथ पूछेगा क्यों काली होते हैं? तो सिल्वर जो है वायु में उपस्थित क्या होता है? सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। बोले काली क्यों होता है? जब चांदी को, सिल्वर को जब क्या करते हैं, वायु में खुले में छोड़ देते हैं तो वो काली किसके कारण होता है? कौन सी धातु के कारण? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला पूछ लेगा यदि क्या होता है तो Ag2S होता है। क्या होता है? Ag2S। तो की परत बनने के कारण ये काली हो जाता है। अब पूछेगा कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे इसकी सतह भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बोले किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तब भूरे रंग का चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। कौन? कॉपर पे। और सिल्वर पे पूछेगा तो काली रंग का, लेकिन कॉपर पे पूछेगा तो पहले भूरे रंग का होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तथा इस पर हरे रंग का परत चढ़ जाती है। कॉपर पे कैसा चढ़ेगा? तो हरे रंग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, हरा पदार्थ बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। पूछेगा क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3। क्या होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट क्या होता है? CuCO3 होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्थर की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। तो यहाँ से यही लाइन से आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछ दिया? एनसीईआरटी में यही होता है। सिर्फ यहीं से आप लोग को 3 से 4, 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा। 5 क्वेश्चन हम देखिए अभी आप लोगों को बताते हैं। जैसे फिर सिल्वर वायु में खुले रहने पर कैसी परत चढ़ जाती है? तो काली। एक क्वेश्चन ये हो गया।
कौन सी परत चढ़ जाती है, कौन सी धातु का क्या चढ़ने के कारण होता है, तो सिल्वर सल्फाइड। ये 2 क्वेश्चन हो गया। कॉपर पूछ लेगा कि किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भूरे रंग में बदल जाता है। पूछेगा कैसा रंग हो जाता है, तो हरे रंग हो जाता है। 4 क्वेश्चन यही हो गया। फिर देखिए पूछेगा कि कौन सा पदार्थ बनने के कारण होता है, तो बेसिक कार्बन कॉपर कार्बोनेट के बनने से होता है। तो 5वां क्वेश्चन ये हो गया। अब 6ठा क्वेश्चन यहाँ देखिए। 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे कैसे कौन सा रंग में बदल जाता है, तो भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ की परत में चढ़ जाती है और उसे क्या कहते हैं, तो उसे जंग कहते हैं। तो ये 6-7 क्वेश्चन हो गया। तो डायरेक्ट यहाँ से पूछ देगा, सिर्फ यहाँ से। तो ये पढ़ के आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। चलते हैं मैं थोड़ा स्पीड से। तो नहीं होगा दोस्तों, आप 10th का ख़त्म कर देंगे आज ही, फिर 9th का स्टार्ट कर देते हैं। 1-2 चैप्टर बचा है तो बीच में कभी कभी देखेंगे। ये 10th का पढ़ा देंगे, फिर 9th थोड़ा पढ़ा देते हैं आप लोग। 9th बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि 9th स्टार्ट कीजिए भैया। तो 9th का ही देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। 10th का 1-2 ज़्यादा 1-2 ही चैप्टर बचा है, ज़्यादा कंप्लीट हो ही गया है। 3 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक ये 2 चैप्टर किन चैप्टर नंबर 2 और शायद 9 किन बचेगा, तो ही बचेगा। कभी कभी बीच में पढ़ा देंगे उसको। 9th स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा क्या किया जाए, पहले 10th कंप्लीट किया जाए या 9th स्टार्ट कर दें, ठीक है। और ये आप लोग को बताइएगा, ये थोड़ा मैं भूल गया था आप लोग को पूछना क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि कौन कौन पूरा वीडियो देखते हैं। जैसे Fe3O3 को इसका नाम क्या है, और Fe3O4 का इसका नाम क्या है, ठीक है। ये दोनों का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट में संचारण से सुरक्षा। पेंट करके तेल लगा के ग्रीज लगा के यस दे लेपन, ये सब कर करके हम क्या करते हैं, संचारण से सुरक्षा करते हैं। क्या क्या करके ऑप्शन, पेंट करके तेल लगा के ग्रीज लगा के यस दे लेपन, लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, यस दे लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन करके एनोडीकरण, एनोडीकरण कहाँ होता है, एल्युमिनियम में होगा। या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, मिश्र धातु भी बनाकर। जैसे लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यस्दविलेपन कहते हैं। बोलेगा जिंक या जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, तो ये याद है, बहुत इंपॉर्टेंट 100%। यस्दलेपन कहते हैं, बहुत पूछता है। जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यस्दलेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्या होता है, जंग से सुरक्षित रहती है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ से पढ़ देते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं, पूरा समझने के लिए पढ़ लीजिएगा। उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। लोहा सबसे अधिक उपयोग आता है, शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं करते। किसका, लोहा को, बताइए। कहाँ था, सर्वाधिक उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नर्म होता है। क्या होता है, नर्म होता है, एवं गर्म करने पे यह पूरा खिंच जाता है, यानी पूरा पिघल जाता है। इसी कारण इसको शुद्ध अवस्था में, वो है मजबूत लेकिन, यही बोलता है, जब वो है मजबूत लेकिन उसको जब गर्म किया जाता है तो पूरा पिघल जाता है। क्या होता है, पिघल जाता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन लगभग 0.05% में यदि कार्बन मिला दिया जाए तो ये कठोर तथा प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। ये याद रखना इम्पोर्टेंट था। और कहीं भी हम लोग को ये ही उपयोग करते हैं मजबूती के लिए। लोहे के साथ क्या करते हैं, निकेल और क्रोमियम यदि मिलाने पर हम क्या, स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है तथा इसमें जंग नहीं लगता। क्या होता है, जंग भी नहीं लगता है, ये बहुत कठोर होता है। तो इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। वास्तव में कई अन्य पदार्थ मिला कर किसी भी धातु वे गुणधर्म बदले जा सकते हैं। यह पदार्थ धातु या धातु कुछ भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं से समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। ये तो ऐसे समझने का क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक कोई भी धातु मिश्र करेंगे तो मिश्र धातु ही होगा, ठीक है। इस तरह तैयार करने के लिए पहले मूल धातुओं को गलित अवस्था में लाया जाता है, फिर गलित अवस्था में लाया जाता है। उसके बाद तत्पश्चात दूसरे तत्व को एक निश्चित अनुपात में इसमें विलीन किया जाता है। फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। क्या, शीतलीकृत। शुद्ध सोना, क्या इंपॉर्टेंट है ये। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं, लेकिन ये मिलता नहीं। शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट पूछता है कभी कभी। ये काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। पूछेगा आभूषण बनाने के लिए ये उपयोग होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत नर्म होता है। इसलिए कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, चांदी तांबा, तो मिश्र धातु बन गई कठोर।
कठोर बनाने के लिए क्या बनता है? चांदी तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? 22 कैरेट का। इसका तात्पर्य है कि 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग तांबा या चांदी का मिलाया जाता है, तो याद रखना। यदि कोई धातु पारद है यानी पारा है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसका मिश्र धातु क्या कहता है? अमलगम। याद रखिए, पूछता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। उदाहरण के लिए शुद्ध धातु के मिश्र धातु की चालकता क्या होता है? गलनांक कम होगा। जैसे तांबा में जस्ते, कॉपर जिंक की मिश्र धातु पीतल ताम्र एवं टिन यानी कॉपर एसन की ये क्या होता है? कम होता है। ये क्या होगा? दोनों का ये मिश्र धातु का चालकता में गलनांक दोनों कम होगा। जैसे प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार, जैसे दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ क्या बोला? लगभग 16 वर्ष पूर्व भारत में लोह कर्मियों ने दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनाया। इन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। इस स्तंभ की जनता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व की कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है। कहाँ पूछेगा? लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार के निकट स्थित है। ये लोह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा तथा इसका भार 6 टन यानी 6000 kg है। मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुचालक हैं। क्या है? मिश्र धातु कांसा विद्युत का कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग कर विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। शीशा एवं टीन की मिश्र धातु सोल्डर में पूछ भी लेता है क्या होता है, तो शीशा एवं टीन होता है। ये तो याद होगा आप लोग को। 100 से सोल्डर, 100 से शीशा, एगो टीन मिला दीजिए, हो गया। गलनांक बहुत कम होता है। इसका उपयोग विद्युत तारों के परस्पर बिल्डिंग के लिए किया जाता है। तो चलिए आप लोग को हम लगता है क्वेश्चन ख़त्म ही हो गया है। चलिए एक चैप्टर आज ख़त्म किया दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, तो किसी तरह ख़त्म हो गया आप लोग को। ये आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तत्वों को धातुओं और धातुओं को वर्गीकृत किया जाता है। जितना क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे सारा आप लोग को शॉर्ट में यहाँ आप लोग को क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। फिर आप लोग को यहाँ पे मिलेगा शॉर्ट में आंसर सारा कुछ। फिर ऑब्जेक्टिव इतना मिलेगा आप लोग को, 4 ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया आज का चैप्टर। फिर यहाँ आप लोग को पूरा समझाया गया होगा। तो यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग देख लीजिए, मैं बना भी दिया हूँ। देखिए जो जो बना है सब लोग को बना के आप लोग को दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। आप लोग को ये चीज़ याद रखना। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। नेक्स्ट आप लोग को 10th का स्टार्ट किया जाए, 2 चैप्टर बचा है, या 9th का बताइएगा। तो आप लोग को उस तरह का मैं फिर 9th का स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग कैसा चाहिए बता दीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर 3 था, धातु एवं धातु कंप्लीट हुआ दोस्तों। कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग गया, तो आप लोग अच्छे से देखिए कुछ पूरा। थोड़ा बोरिंग लगेगा, बोरिंग फील नहीं करना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट में बता दीजिएगा 9th स्टार्ट करें 10th। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लेलिस्ट बना दिए, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारा साइंस का वीडियो, कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला। साइंस में फुल नंबर आएगा आप लोग को। लगभग 18-19 वीडियो है। कितना? 18-19 वीडियो आप लोग को 10th का खाली ऊपर सारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, कुंदन इंडियन रेलवे सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। लोगो पे क्लिक करके लोगो पे क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। NCERT कंप्लीट साइंस। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।